एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की पूरे वर्ल्ड में, जिसका नाम है फीफा, उसने हमारी इंडिया की जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसको बैन कर दिया है। मतलब फीफा के द्वारा बैन कर दिया गया है AIFF को। क्या इसके रीज़न है? और एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है प्रफुल्ल पटेल जी का। तो क्या वाकई में प्रफुल्ल पटेल जी जो है वो इस चीज़ के रीज़न है कि फीफा के द्वारा AIFF को जो है बैन कर दिया गया? इस बैन के कारण भारत को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी? क्योंकि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे थे, उसी दिन 15 अगस्त को दिन हमारे देश के काफ़ी सारे पॉलिटिशियन, जो हमारे फुटबॉलर्स हैं या फिर हमारे जो AIFF की गवर्निंग काउंसिल है, वो सभी लोग इस जद्दोजहद में लगे थे कि कहीं से बस भारत की नाक कटने से बच जाए। क्योंकि फीफा के द्वारा जो हमारा अंडर 17 वीमेंस फुटबॉल गेम होना था, वो फीफा के द्वारा जो है वो भारत में ही आयोजित किया जाना था। फीफा अंडर 17 वो भारत में होना था। और देखिए, अब फाइनली फीफा ने जो है वो AIFF को बैन कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि जो अंडर 17 वीमेंस फुटबॉल कब भारत में आयोजित होना था, अब वो सस्पेंड कर दिया गया है। अब अपकमिंग कंट्री कौन सी होगी? क्या सस्पेंड जो किया गया है वो हटा दिया जाएगा, बैन हटा दिया जाएगा? क्या वापस से अंडर 17 भारत में ही आयोजित होगा? ये सभी प्रश्न बने हुए हैं। आइए हम पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। आखिर रीज़न क्या है, क्यों फीफा ने ये बड़ा डिसीजन लिया है? कोई इतना बड़ा डिसीजन जो है वो एक दिन में नहीं लेता। इसके पीछे की लंबी कहानी क्या है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास न्यूज़ क्या है? हमारे पास केवल न्यूज़ इतनी से ही है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि भारत के अंदर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, उसको पूरे वर्ल्ड की जो गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की, फीफा के द्वारा बैन कर दिया गया है 15 अगस्त से। इमीडिएट इफेक्ट से इसे बैन किया गया है, क्योंकि फीफा ने कहा है कि जो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। अब ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्या है, कैसे इस बात को लाया गया है? क्योंकि फीफा इस बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट है। फीफा का साफ साफ कहना है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी हो जो कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी वहाँ पर हो, तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से चलनी चाहिए। वहाँ पर प्रॉपर जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने चाहिए। मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से वो पूरी बॉडी रन होनी चाहिए। क्योंकि फीफा का भी जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 है, वो साफ साफ तौर पर कहता है कि किसी भी देश की कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी या पॉलिटिकल बॉडीज़ जो है वो हमारे फुटबॉल के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, उनका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हम अपनी अलग सेपरेट बॉडीज़ रन करते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्या है, उसको हम समझते हैं। और एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है प्रफुल्ल पटेल जी, जो कि हमारे एक MP भी रहे हैं राज्यसभा में। पॉलिटिकल कैरियर रहा है इनका, कांग्रेस में थे पहले, अभी NCP में है। और लगातार 3 साल से जो है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में भी जो स्पोर्ट रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्पोर्ट की बॉडी है, उसमें 3 साल से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं कर सकता। और इनका 3 साल दिसंबर 2020 में ही कंप्लीट हो गया था। इसका ये मतलब होता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल पटेल के 3 साल के टेन्योर खत्म होने के बाद इलेक्शन कंडक्ट करा देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी तक जो है वो मई 2022 तक प्रफुल्ल पटेल ही जो है वो AIFF के प्रेसिडेंट के रूप में काम करते रहे, जो कि वायलेशन है रूल्स का। ये बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए हम पूरी कहानी को यहाँ पे समझते हैं और क्या वाकई में प्रफुल्ल पटेल जी ही हमारी इस शर्मिंदगी का रीज़न है? पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो भारत की बेइज्जती हुई है, इसका आखिरकार रीज़न क्या है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, आइए हम कहानी को समझते हैं। कहानी को समझने से पहले कि इस फीफा का जो बैन लगाया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे, इस पे क्या क्या आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला इफेक्ट तो ये देखने को मिलेगा कि फीफा के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी फुटबॉल की लीग होती है, उसमें इंडिया के जो प्लेयर्स है, फुटबॉल प्लेयर, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, हाँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपनी जो डोमेस्टिक लीग्स होती हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन सारी डोमेस्टिक लीग में जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो फीफा के साथ एसोसिएटेड हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फीफा इस बात की परमिशन उसको नहीं देगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, फीफा के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन को बैन करने के बाद जो अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा था, वो कैंसिल हो गया है, वो सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात सामने निकल के आ रही है। इसके अलावा
गोकुलम केरला जो वीमेंस टीम है वो भी सफ़र कर रही है, क्योंकि ये एएफसी वीमेंस क्लब चैंपियनशिप 2022 में पार्टिसिपेट करने वाली थी और अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहे थे जिसमें भारत के प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, प्लेयर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने निकल के आ रही हैं जब फीफा के द्वारा AIFF को बैन कर दिया गया है। ये कोई परमानेंट बैन नहीं है, इसका सोल्यूशन भी फीफा ने खुद ही बताया है कि हम ये बैन हटा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे फुटबॉल का इंडिया में इतिहास क्या रहा है, उस पूरे हिस्ट्री को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो AIFF है वो 1937 में फॉर्म हुआ था और लगभग 85 ईयर्स के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि फीफा का बैन भारत में लगा है। साथ ही साथ हम उन कंट्रीज़ के नाम भी जानेंगे जिन पे रिसेंटली बैन लगाया गया हो फीफा का। ठीक है, तो आइए हम पूरी कहानी को समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट जो AIFF के इलेक्शन हुए थे वो 2016 में हुए थे और 2016 के जो इलेक्शन थे उसमें प्रफुल्ल पटेल जी को AIFF का प्रेसिडेंट बनाया गया था। और प्रफुल्ल पटेल जो है वो AIFF के तीसरी बार जो है वो रीइलेक्ट हुए थे और कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज़्यादा जो है प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता। दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल पटेल जी का टेन्योर ख़त्म हो जाता है और बात आती है किसकी, इलेक्शन कराने की, जिससे नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो सके। लेकिन AIFF ने जो है वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए और क्या बात कही, इन्होंने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट में जो AIFF का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो रूल है, उसके लिए ऑलरेडी पिटीशन फाइल है, जिसका केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम अपने इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 2017 में खुद AIFF के द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई थी। जानबूझकर बताया जाता है कि ये पिटीशन फाइल की गई थी। अब क्या रीज़न है, ये जानबूझ के टर्म क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि देखिएगा 2023 में जो फीफा के प्रेसिडेंट जो फीफा का प्रेसिडेंशियल पैनल होता है या फीफा जो गवर्निंग बॉडी, उसका जो पैनल होता है, उसके इलेक्शन होने हैं। तो जो यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट होगा वो फीफा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो प्रफुल्ल पटेल जी का सोचना है कि वो उन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसलिए वो AIFF के प्रेसिडेंट बने रहना चाहते हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी कि प्रफुल्ल पटेल जी का क्या लालच है या फिर क्या इनकी जिद है, जिसके कारण वो इस पद को खाली कर ही नहीं रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं और लगातार 3 बार जो है वो ऑलरेडी ये प्रफुल्ल पटेल जो है AIFF के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि दिसंबर 2020 में इनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ये पिटीशन फाइल की जाती है कहाँ पर, डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंट हो गए उसके बाद ये, और ये पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद ये पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम एक 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक 3 मेंबर्स का एक पैनल बना दिया। 18 मई की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पैनल बना दिया गया और ये जो पैनल था उसमें 3 मेंबर शामिल थे। कौन कौन थे वो 3 मेंबर? AR दबे जो कि रिटायर कोर्ट के जज हैं, इसके अलावा SY कुरैशी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और फॉर्मर कप्तान जो भास्कर गांगुली। ये 3 लोगों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पैनल तैयार किया गया और कहा गया ये पैनल जो है अब AIFF को गवर्न करेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि जुडिशरी अब एक्शन में आ गई है, जो हमारे देश में फुटबॉल को गवर्न करने वाली है। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फीफा की जो रूल बुक है, फीफा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो साफ तौर पे कहता है कि किसी भी देश की जुडिशरी या पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो फुटबॉल एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में अब गवर्निंग बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी के द्वारा रन की जा रही है। इसी को ही थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस फीफा ने कहा है और इसी के कारण जो है फीफा ने AIFF को बैन कर दिया है भारत में। बात समझ में आई है? ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार मुद्दा क्या है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो थर्ड पार्टी या फिर जो 3 मेंबर की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उन्होंने कहा कि हम जो है वो AIFF का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जल्दी से जल्दी दूसरे इलेक्शन भी कंडक्ट कराएंगे, ये बात भी कही गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की बात 15 जुलाई तक की गई थी और कहा गया था कि सितंबर तक हम इलेक्शन कंडक्ट करा लेंगे। अब देखो फीफा ने क्या किया, फीफा ने खुद की एक कमेटी बनाई
तो जून में फीफा ने और एशियन आर्म जो है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, तो इन लोगों ने एक बॉडी बनाई, एक टीम बनाई और भारत में भेजी कि आप जितने भी भारत में फुटबॉल से एसोसिएटेड बॉडीज़ हैं उनके साथ बात करो और जल्दी से जल्दी एक रोड मैप तैयार करो कि AIFF के इलेक्शन कंडक्ट हो सके और जल्दी से जल्दी नया कॉन्स्टिट्यूशन बन सके, जिसके कारण ये जुडिशियल इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है AIFF में वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये बॉडी भी भारत में विजिट करने आई थी और उन्होंने भी डेडलाइन दी थी कि 31 जुलाई तक जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना चाहिए और सितंबर 15 तक जो है वो नए इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन इस बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, स्पेशली जो प्रफुल्ल पटेल हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट दे चुके हैं ऐसा उनका कहना है, लेकिन नए इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए गए। और इन्हीं सभी रीज़न के चलते हुए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को बताते हुए फीफा ने जो है AIFF को बैन कर दिया और इसका ये मतलब निकला कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में भारत की बेइज्जती हो गई, क्योंकि फीफा अंडर-17 एक बहुत बड़ा भारत के हाथ में लगा हुआ एक अवसर था, एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके ज़रिए हम फीफा अंडर-17 वीमेंस फुटबॉल कप को जो है ऑर्गेनाइज करा रहे थे। अक्टूबर 11 से 30 अक्टूबर के बीच में ये पूरी चैंपियनशिप भारत में होनी थी, लेकिन अब इसको सस्पेंड कर दिया गया है, इसको रोक दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी इंटरनेशनल फीफा के लीग्स हो रहे होंगे वहाँ पर भारत के खिलाड़ी नहीं खेल सकेंगे। तो एक कह ही सकते हैं कि एक बेइज्जती वाला ही बात है ये, कि जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी ही होनी चाहिए, किसी की ज़िद या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इस तरह की गवर्निंग बॉडी में। तो ये पूरा माजरा था। आई थिंक आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। अब फीफा ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमानेंट मैंने आपको बैन कर दिया है, नहीं, हम इस बैन को लिफ्ट कर सकते हैं। बस आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर की कमेटी बनाई है ना, उसको हटा दो आप, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, जल्दी से जल्दी आप जो है AIFF जल्दी से जल्दी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, इलेक्शन को कंडक्ट करा ले, नया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर ले और पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। मतलब किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज कर लेते हैं और फीफा की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो बिल्कुल हम इस बैन को लिफ्ट कर लेंगे। ये बात भी फीफा ने कही है। तो हो सकता है अब हमारे देश के लोगों की आंखें खुलें और वो इस तरीके से काम करें और जल्दी से जल्दी फीफा जो है वो बैन हमारे ऊपर से हटा ले। अब यहाँ पे अगर हम रिसेंटली देखें, कुछ और कंट्रीज़ हैं जिस पे फीफा के द्वारा बैन लगाया गया था। अच्छा, फीफा क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है आपकी फुटबॉल की, जो कि 1904 में फॉर्म हुई थी और स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे वो फ्रेंच मैन रॉबर्ट थे 1904 से 1906 तक, और सबसे लंबे समय तक फीफा के जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो जूल्स रिमेट रहे हैं 1921 से 54 तक। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान में भी 2 बार फीफा ने बैन लगाया था, एक बार अप्रैल 2021 में और एक बार अक्टूबर 2017 में। 2017 और 2021 में पाकिस्तान की जो रेगुलेटिंग बॉडी है ना, उस पर फीफा ने बैन लगाया था, लेकिन जुलाई 2022 में बैन को लिफ्ट कर लिया। तो बिल्कुल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ऐसा कोई परमानेंट बैन नहीं होता है। अगर AIFF फीफा की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करेगा तो उस पर से भी बैन हट जाएगा। अगर हम बात करते हैं जिम्बाब्वे और केन्या, तो जिम्बाब्वे और केन्या में फरवरी 2022 में फीफा ने बैन लगाया था, लेकिन अभी स्टिल ये एक्टिवेट है, इसे लिफ्ट नहीं किया गया है, इसे नहीं हटाया गया है। तो रिसेंट में ये कंट्रीज़ है जिनमें फीफा का बैन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पूरा इतिहास समझते हैं कि भारत में जो फुटबॉल का इतिहास रहा है ना, वो बहुत पुराना है। तो पूरा मुद्दा तो बर्निंग इशू का मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बस एक्स्ट्रा फैक्ट एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ से वन लाइनर एग्जाम में बन सकते हैं, उनको भी एक बार इस टॉपिक पे हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, PDF जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर नागेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल कहते हैं। ब्रिटिशर्स के समय, जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, तब इन्होंने, ये पहले प्लेयर थे जब इन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था। अगर हम बात करते हैं कलकत्ता के फुटबॉल क्लब के बारे में, तो ये पहला क्लब है भारत का जो कि 1872 में फॉर्म हुआ था। और उसके बाद एक बहुत ही पुरानी ट्रॉफी या बहुत ही पुराना कप है डूरंड कप, जो कि रिसेंटली अब होने वाला भी है। तो डूरंड कप जो है पहली बार शिमला में हुआ था 1888 में। ठीक है, डूरंड कप सबसे पुराना कप है और सबसे पुरानी जो टीम मानी जाती है या क्लब माना जाता है वो मोहन बगान माना जाता है। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर क्लब है मोहन बगान। इसको वेस्ट बंगाल में सेटअप किया गया था 1889 में। ठीक है, इसके बाद इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन बना था कोलकाता में ही बना था 1893 में। और उसके बाद अगर हम साउथ ईस्ट नहीं, अगर हम सदर्न इंडिया की बात करते हैं, तो सदर्न इंडिया में केरला में पहला फुटबॉल क्लब 1899 में बना था, जिसका नाम था RB फर्गुसन फुटबॉल क्लब। तो यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि 1937 में फॉर्म हुआ था।
ठीक है। साथ ही साथ 1940 में मोहन बागान की जो टीम थी ना, उसने पहली बार डूरंड कप को जीता था, क्योंकि लगातार जो नॉन ब्रिटिश टीम थी वो पहली बार यहाँ पर जीती थी। अब सैयद अब्दुल रहीम, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की कोशिश हमारे फुटबॉल में की है, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन फुटबॉलर है, और ये हमारी फुटबॉल टीम के कोच भी रहे हैं 1950 से 1960 तक। तो सैयद अब्दुल रहीम का नाम हमको याद रखना चाहिए। आपको ये बात भी पता है कि 1951 में पहली बार एशियन गेम्स हुए थे, और इन एशियन गेम्स में हमारी फुटबॉल टीम जो है वो जीती भी थी, और जो सबसे ज़्यादा 4 गोल किए थे वो सेहू मेवालाल के द्वारा किए गए थे। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डूरंड कप 1888 में शुरू हुआ था, 1888 में शुरू हुआ था, वैसे ही एक होता है शुब्रतो कप। शुब्रतो कप का भी एसोसिएशन फुटबॉल से होता है, जो कि 1960 में शुरू किया गया था। उसके बाद अगर आप बात करते हैं पी के बैनर्जी, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फुटबॉल से एसोसिएटेड है, और उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो पी के बैनर्जी बिकम द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ अर्जुन अवार्ड इन फुटबॉल, और इन्हें बाद में पद्मश्री 1990 में भी दिया गया था। अच्छा, फुटबॉल के आप लोग ने मैच देखे होंगे, बहुत ही पॉपुलर, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो बहुत ही पॉपुलर जो स्पोर्ट माना जाता है वो फुटबॉल माना जाता है। और फुटबॉल का जो ड्यूरेशन है मैचेस का, वो 70 मिनट से बढ़ाकर 90 मिनट जो है AIFF के कंपटीशन में कर दिया गया था 1967 में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पहला एडिशन जो फेडरेशन कप का हुआ था वो 1977 में हुआ था केरला में, जिसमें ITI बेंगलुरु जो है वो चैंपियन रही थी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप नेहरू कप देखते हो तो नेहरू कप का एसोसिएशन भी फुटबॉल से है, और नेहरू कप जो है वो 1982 में शुरू हुआ था। इसका पहला एडिशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था, और उरुग्वे की जो टीम थी वो यहाँ पे नेहरू कप को जीती थी। अगर हम बात करते हैं शांति मुलिक के बारे में, ये पहली ऐसी वीमेन है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है फुटबॉल में 1983 में। और 1983 आपको पता है कि हमारा क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हमने 1983 में जीता था। इसके अलावा अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने सुनील छेत्री के बारे में बताया था, जिन्हें हमने AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है, राइट। वैसे अगर हम पहली बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर जो है 1992 में चुना गया था IM विजयन को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शार्क गोल्ड कप, जो कि इसका पहला एडिशन जो है लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, और इंडिया ने इसे जीता था 1993 में। ठीक है। इसके अलावा अगर अगली बात करते हैं तो जो नेशनल फुटबॉल लीग थी उसका नाम रीनेम किया गया था, इसे रीलॉन्च किया गया था, रीब्रांडेड किया गया था 2007 में, और जिसका नाम आई लीग कर दिया था। 2015 में सुनील छेत्री जो है वो पहले इंडियन बने थे जिन्होंने 50 गोल किए थे इंटरनेशनल मैचेस में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। और साथ ही साथ 2017 में पहली बार द टूर्नामेंट मार्क द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड फीफा टूर्नामेंट, और जिसमें जैक्सन सिंह बिकम द फर्स्ट गोल स्कोरर फॉर द इंडिया इन द फीफा टूर्नामेंट, जो कि हमने स्कोर किया था अगेंस्ट द कोलंबिया। तो ये पूरा इतिहास रहा है फुटबॉल का, काफ़ी रिच इतिहास है हमारा पूरा फुटबॉल का, जो कि ब्रिटिशर्स के समय से शुरू हुआ था। तो ये पूरी बातें मैंने आपको कंक्लूड की। आपको पूरा बर्निंग टॉपिक समझ में आया होगा कि क्या रीज़न है फीफा के बैन का, और किस तरीके से बैन को लिफ्ट किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ बर्निंग इशू। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।